धूप बहुत है, आँखों को धो लिया जाए। धूप बहुत है, आँखों को धो लिया जाए। अरसा हुआ, जी भर के रो लिया जाए। धूप बहुत है, आँखों को धो लिया जाए। अरसा हुआ, जी भर के रो लिया जाए। वो सफ़र लंबा है, कोई साथ नहीं जाने वाला। सफ़र लंबा है, कोई साथ नहीं जाने वाला। घड़ी दो घड़ी के लिए तो सो लिया जाए। घड़ी दो घड़ी के लिए तो सो लिया जाए। और सबके अपने गुनाह हैं, अपनी नेकियां। सबके अपने गुनाह हैं, अपनी नेकियां। क्यों न बगीचे में आईना बो लिया जाए। क्यों न बगीचे में आईना बो लिया जाए। और ये शेर समाअत फरमाए कि जिंदगी की धूप ने छीन लिया माँ के आंचल में सिमटने का सुकून। जिंदगी की धूप ने छीन लिया माँ के आंचल में सिमटने का सुकून। चलो किसी यतीम बच्चे को गोद ले लिया जाए। चलो किसी यतीम बच्चे को गोद ले लिया जाए। धूप बहुत है, आँखों को धो लिया जाए। अरसा हुआ, जी भर के रो लिया जाए। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल दिल्ली दिल देश। कार्यक्रम है कलम कमाल की। आज इस कार्यक्रम में हम रूबरू हैं युवा शायर और पत्रकार अबरार अहमद से। गज़ल असल में उर्दू अदब की विधा है, अब ये हिंदी काव्य में भी अपना स्थान बना चुकी है। हिंदी में इसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। मुग़ल दरबारों से निकली ये विधा अब जनवादी सोच के साथ हिंदी में लगातार विस्तार पा रही है और तेज़ी से विकास कर रही है। हिंदी गज़ल के शायर जहीर कुरैशी ये कहते हैं कि हिंदी गज़ल आम आदमी की जनवादी अभिव्यक्ति है। इसमें पीपल के पत्ते हैं, नीम की छाँव है। यह उर्दू शायरी की तरह शराब पर केंद्रित नहीं है। हिंदी गज़ल आज के अपने दौर को, इस दौर की चुनौतियों को किस तरह से दर्ज कर रही है और ये कितनी जनवादी है, आइए इस पर चर्चा करते हैं युवा शायर और पत्रकार अबरार अहमद से। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल दिल्ली दिल देश। आज चौथी कड़ी में हम रूबरू हैं शायर, कवि और लेखक समीक्षक अबरार अहमद से। नमस्कार। अबरार जी, आपकी ये जो गज़ल है धूप बहुत तेज है, आंखों को धो लिया जाए, इसमें धूप जो है वो क्या कहना चाहती है? धूप क्या है? ये समाज की किन चुनौतियों को आपने धूप माना है और जो किन सच्चाइयों को नहीं देखने दे रही है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो नमस्कार सभी को, और आपको भी बहुत बहुत बधाई सर कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। जहाँ तक सवाल है धूप का, तो इस पूरी गज़ल में धूप दो जगह इस्तेमाल हुई है। पहला मतले में और दूसरा मक्ते में। तो दोनों जगह इसके मायने अलग हैं। एक कवि या एक शायर की यही खूबी होती है कि वो एक शब्द से कई बातें कह दे। तो इसमें भी मैंने कोशिश करी है। तो जो मतले में धूप है कि धूप बहुत है, आंखों को धो लिया जाए। अरसा हुआ, जी भर के रो लिया जाए। कई बार होता है कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम बहुत सी बार रो लेते हैं जी। लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत आए तो रोता नहीं है। एक साइंटिफिक रीजन भी है कि आदमी जब रो लेता है तो गम निकल जाता है, हल्का हो जाता है जी। लेकिन जब आदमी बड़ा होता है तो बहुत सारी परेशानियों में रहता है, फिर भी रोता नहीं है। तो रोने की रो लेना चाहिए, मेरा मानना है। आदमी को थोड़े थोड़े समय बाद रो लेना चाहिए, क्योंकि दुख होता है वो अंदर का बाहर निकल आता है। धूप जो है
उस परेशानी का आशय, उस परेशानी के मायने को बताती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में या आते जाते दुनियादारी में हम झेलते हैं। जब घर से निकलते हैं या घर में आते हैं तो बहुत सी चिंताओं के साथ हम लौटते हैं, बहुत सी दिक्कतों बिल्कुल, के साथ लौटते हैं। तो इन सब का रूपक जो है वो धूप है। और धूप इन है। से जो राहत पाने का है, आपने बताया कि आंखों को धो लिया जाए, अपना चिंतन जो है वो बदल लिया जाए। हिंदी गजल की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। हिंदी में गजल की शमशेर ने जब हिंदी गजल को आगे बढ़ाया, संवारा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि ये तो दरबारों की विधा है और इसमें जो जनवादी और प्रगतिशील मूल्य हैं वो नहीं कहे जा सकते। हालांकि दुष्यंत कुमार ने उन्हें गलत ठहराया और हिंदी गजल जो है वो उसको काफी आगे बढ़ाया, एक नया मुकाम दिया। आप क्या समझते हैं कि आज हिंदी गजल किस स्थिति में है? कला सभी सरहदों से पार होती है। जी। तो जो गजल पे भी ये यही लागू होता है। गजल कोई मतलब कभी होगी दरबारी, लेकिन समय के साथ वो हिंदी हिंदी में आई, हिंदी के साथ तमाम आंचलिक भाषाओं में गई। जी। और अवधि में अदम गोंडवी ने जो लिखा, दुष्यंत ने लिखा ही, उसके बाद से निदा फाजली ने हिंदी में बहुत सरल शब्दों में अपनी बात, बहुत गहरी बातें कही। और आज आलोक श्रीवास्तव हैं, बाकी जी। बहुत सारी नई जनरेशन है जो हिंदी में बहुत अच्छी गजल कह रही है। जी। जो जनवादी मूल्य गजल ने पकड़े हैं या जनवादी खुद को बनाया है, पहले तो वो शायर और माशूक की हाँ, प्रशंसा में रहती थी। तो इधर जब हिंदी में आई तो वो लोगों की, आम लोगों की बात उसने कही है। हाँ, जहीर कुरैशी कहते हैं कि इसमें अब पीपल के पत्तों की बात है, अब जो है नीम की छांव की बात है, या खेत की बात है, खलियान की बात है। गजल में जो है तो गजल जनवादी हो गई है और लोगों की समस्याएं, जैसे आप खुद उठा रहे हैं धूप के बहाने, जी, आपने जो बात कही है वो एक जन अभिव्यक्ति है और वो सभी लोगों की अभिव्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं आपको आपको गजल का शौक कैसे पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जब मैं पढ़ता था तभी से लिखने का शौक था। जब हम लखनऊ पहुंचे तो जी। लखनऊ में कुछ माहौल मिला गजल को लेके। लखनऊ से जो सिलसिला शुरू हुआ, जी। तो फिर वो जालंधर, लुधियाना, गाजियाबाद और अब चंडीगढ़ में चल रहा है। जी। और दुष्यंत भी इसमें बहुत मायने रखते हैं। निदा फाजली, दुष्यंत कुमार जी। और बशीर बद्र, डॉक्टर बशीर बद्र, तो जी। इन लोगों की बहुत भूमिका है एक एक नई पीढ़ी को तैयार करने में, एक नए नए गजलगारों की पौध जो पैदा करने में इन लोगों की बड़ी भूमिका है। तो एक पीढ़ी को देख के अगली पीढ़ी सीखती है। कहीं ना कहीं इन लोगों की प्रेरणा रही है, प्रेरक रहे हैं ये हम हमारी पीढ़ी के लिए। चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, तो गजल भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल रही है। और वो उसके साथ हिंदी में, आंचलिक भाषाओं में, बाकी दूसरी भाषाओं में, अवधी में, भोजपुरी तक में गजल लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है। नदी की तरह बहती है कला, तो वो जी। जिधर जिधर जाती है उधर उधर उसका रूप ले लेती है। अच्छा आपने बताया। लेकिन आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि आप मीडिया से भी जुड़े हैं, कि बहुत लंबे लंबे डिस्कशन चल रहे हैं, लंबी लंबी बहस चल रही है, नेता भी अपनी बात मीटर की बजाय किलोमीटर में कहते हैं और दिन भर कहते हैं। और ऐसे में नपे तुले शब्द में मीटर में बात कहना, गजल के मीटर में बात कहना कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, जो नेता हैं और जो कलमकार हैं, जी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी। अपवाद हो सकते हैं, अटल जी जैसे अपवाद हो सकते हैं, जी। लेकिन चीजें दोनों अलग हैं। वो उनकी जो विधा है वो किलोमीटर में ही कहने की है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन जो कलमकार है, जो शायर है, जो कवि है, वो किलोमीटर में नहीं कहेगा, वो मीटर में कहेगा, और ऐसा कहेगा कि वो किलोमीटर पे भारी पड़ेगा। यही कलाकार की खूबी होती है कि कम शब्दों में ऐसी बात कहे कि वो बहुत बड़ी एक
मास तक जाए, एक समाज तक जाए। क्या जनता समझ पा रही है मीटर को अब, क्या यहाँ ये जो नई पीढ़ी आ रही है वो किसी और दिशा में जा रही है? ना 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 सर, जो नई पीढ़ी है, जी हमको कई बार ऐसा लगता है जी कि हमारी जो पूर्वजों ने हमें दिया वो हम जी आगे नहीं ले जा रहे हैं, अगली पीढ़ी को नहीं जा रहा है। लेकिन जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी आप आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जी पे युवा खूब लिख रहे हैं और जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कि मानिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कई बार तो मुझे रस होता है कि नई पीढ़ी इतना अच्छा कैसे लिख रही है। जी जी तो ऐसा नहीं है कि हम हमारे जो डॉक्टर बशीर बद्र, राहत इंदौरी, निदा फाजली ने जो लिखा, हाँ, उन उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया। जी गीतकारों ने, शायरों ने एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दों को कवर कर लिया। जी अब हमारे पास उन मुद्दों को हम कहेंगे तो वो दोहराव होगा, जी वही जी बातें हम कहेंगे। जी लेकिन नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी उसमें स्पेस ढूंढ रही है, उस स्पेस में अपनी जगह तलाश रही है और बहुत अच्छा लिख रही है। नई चीजें कहने का रास्ता ढूंढ रही है, या नई ढूंढ चीजें रही है, ढूंढ रही है कि ढूंढ जिन्हें रही अब है। कहा जाए। और जिस तरह की समाज में चुनौतियां हैं, आसपास देखते हैं तो बहुत कुछ नया हो रहा है। वाह। और आप अपने कुछ पत्रकारिता जीवन के बारे में भी बताइए कि कैसे, कब तक शुरू हुआ और कैसा चल रहा है, क्या चुनौतियां वहां भी हैं? 17 साल का एक लंबा सफर तय कर लिया। पत्रकारिता में भी बहुत बदलाव आया है और जी मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं इसे। लेकिन ये है कि चुनौतियां हैं। जब आए थे जी तब चीजें अलग थी, अब जी चीजें बहुत बदल गई हैं। अब जी चीजें सब डिजिटल की तरफ जा रही हैं, जी प्रिंट डिजिटल की तरफ जा रहा है। जी तो इसमें अब एक पत्रकार को अपनी जगह बनाने की चुनौती तो है, जी और एक पत्रकार उससे निपट भी रहा है। जी बहुत सारे पत्रकार डिजिटल की तरफ मूव कर गए हैं। जी तो बदलाव है, और इस बदलाव में अपने को बचाने और अपने को जिंदा रखने की जो कवायद है वो जी पहले भी चलती रही है, अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी। इंशाल्लाह आगे कामयाबी मिलेगी। ये पेशा ऐसा है जो हमेशा नई चीजें सीखने का पेशा है। नई चीजें आ रही हैं, हमेशा नई सूचना आ रही है। कोई खबर रिपीट नहीं होती है, और रिपीट होना तो गुनाह होता है। तो हाँ, होता है। हाँ, इसलिए नई चीजें हैं, नई चुनौतियां, नए अब डिजिटल, प्रिंट से डिजिटल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हुए थे, तो वो चीजें लगातार चल रही हैं और समय के साथ होता रहेगा, और पीढ़ियां अपने आप को उसके लिए तैयार करती रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात हो रही है, बल्कि कानून भी इस तरह के बन रहे हैं कि वो धर्म देख कर के किसको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, ये बन रहे हैं। ऐसे में किसी भी यतीम बच्चे को गोद लेने की बात कहना कितना जरूरी हो गया है इंसानियत के लिए, जरा इसे बताएं। हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जी ये कोई एक आदमी का या एक परिवार का या एक संगठन, किसी एक का नहीं है। इस चमन में बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जी और सबको साथ रहना है। मूल मंत्र रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का रहा है, और ये रहेगा। ये चुनौतियां हैं। मेरा मानना है कि ये समय जो है, कई बार होता है कि हमको लगता है कि चीजें बहुत विपरीत हो गई हैं, लेकिन वो समय हमें एकजुट होने का संदेश देता है, हमें एक रहने का संदेश देता है। मुझे भी लगता है कि हम सबको इस बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए कि समाज इस तरफ जा रहा है। हम वही हैं, हम वही रहेंगे। हम होली भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, जी हम मस्जिद भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं। तो हम सबके जीन में है, जीन्स में है ये। जी किसी समय
एक दौर आता है, उस दौर में चीजें थोड़ी सी चुनौती हमें देती हैं, लेकिन जो जीन्स में हमारे है वो हमसे हमारे बच्चे में जाएगा, हमारे बच्चे से अगले उसके बच्चे में जाएगा। तो ये जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम या हमें एक साथ रहने का जो हमारा जीन्स में है वो हमारे, वो नहीं बदल सकता। उससे कोई नहीं छीन सकता, उसे कोई नहीं छेड़ सकता, उसे कोई नहीं छीन सकता। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। राम और रहीम दोनों एक साथ ही रहेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं हो सकते कभी भी। कोई भी राजनीति इस सौहार्द को खत्म नहीं कर सकती, वो हमेशा रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस दौर में जो चुनौती कुछ बड़ी है, इससे कोई इनकार भी नहीं करता है। जिस तरह की चीजें आई, अभी अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका असर भारत पर जो पड़ना है वो आर्थिक तौर पे या और चीजों से या राजनीतिक तौर पे वो पड़ ही रहा है, लेकिन सामाजिक सौहार्द पर भी कुछ लोग उससे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत से राज्यों के चुनाव आने हैं। तो ऐसे में एक कलमकार के लिए, एक संजीदा शायर के लिए या कवि के लिए या पत्रकार के लिए, समाज की एकजुटता को बनाए रखने के लिए जो ये चुनौतियां पेश की जा रही हैं, तो उसका दायित्व तो क्या हो जाता है एक कलमकार का, एक लेखक का, एक पत्रकार का? जरा इस पर रोशनी डालिए। बड़ा दायित्व है। जो कलमकार हैं, जो लिखने वाले हैं, कि लिखा हुआ एक दिन का नहीं होता। आपको याद होगा, अभी एक पाकिस्तान के शायर हुए हैं हबीब जालिब, उन्होंने बहुत पहले जो गजल लिखी, जो नज्म लिखी, वो आज के दौर में गाई गई। सीए एनआरसी पे दौरान एक बहुत नज्म मकबूल हुई। तो लिखा हुआ जो है वो एक दिन का नहीं होता, एक वक्त का नहीं होता, सालों बाद भी उसे लोग पढ़ते हैं। जिम्मेदारी बढ़ती है ऐसे दौर में, एक लेखक की, एक लिखने वाले की और एक शायर। तो हमें वो बनाना है जो हमारी अगली पीढ़ी को सुरक्षित करेगा। जी। वो लिखना है जो हमारी अगली पीढ़ी को मजबूती देगा। अभी तो जो होगा वो हम झेल लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए लिखना है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाना है, उनको संबल देने के लिए लिखना है। तो उसकी जिम्मेदारी निभानी है हमें। जब पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी तो देश सुरक्षित रहेगा। लोगों से देश बनते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही है। और जो दायित्व है वो यही है एक कलमकार का, कि वो अपनी पिछली विरासत को संभालते हुए अगली पीढ़ी के लिए इन चुनौतियों के हल छोड़ जाए। तो बखूबी कलम उसे करती आ रही है, और कलम ने उस दौर में भी दायित्व निभाए हैं जिसे अंधेरे का युग कहा जाता है। जब अंग्रेज शोषण कर रहे थे या और चीजें हो रही थी, कलम ने ही इंकलाब लिखा इस देश में। कलम ने ही एकता की बातें कही, पूरा देश एकजुट हुआ। बाहरी खतरों के खिलाफ जब भी चुनौतियां बाहर से आई तो सब लोग मजहब से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर एकजुट हुए। और कलम है जो, चाहे वो तुलसी हैं, चाहे सूर हैं, चाहे रहीम हैं, सबने जो है एक सुर में एक जैसी और इंसानियत की बात कही है। तो कलम बहुत बड़ी उम्मीद है समाज में। जब भी कहीं अंधेरा दिखता है, जब भी कहीं स्वार्थ दिखता है, जब भी कहीं नेता भटकते हुए दिखते हैं, समाज को लड़वाते हुए दिखते हैं, तो ऐसे में कलम एक बड़ी रोशनी की तरह नजर आती है। तो आपकी कलम जो है सामाजिक मुद्दों पर जिस तरह से चल रही है उससे एक अच्छी उम्मीद कहा जा सकता है। और कौन सा विषय आप चाहते हैं कि जिस पे अभी और लिखा जाने की जरूरत है, जिसको लोगों के बीच लाए जाने की जरूरत है? लिखा तो हर विषय पे जा रहा है, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं। समाज की जो आज की दशा है, लिखने के लिए विषय बहुत हैं। हम जब बैठते हैं तो तमाम विषय सामने होते हैं, और
उन पर लिखा भी जाना चाहिए, लिखा जाएगा। घट रहा होता है कुछ आसपास तो दिल में कुछ चीजें आती हैं, कुछ विचार आते हैं, कुछ सवाल आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे रचनाएं निकलती हैं, कई बार वो कालजयी हो जाती हैं। मुझे याद है पाकिस्तान के एक स्कूल में जब गोलियां चली थी, बिल्कुल। तो वो एक ऐसी घटना थी, उसने झकझोर दिया था मुझे। मैंने एक नज्म लिखी उस पे। एक बच्चा समुंदर के किनारे मिला था, वो याद है, जो भाग रहे थे, मतलब जान बचा के कुछ लोग। जी तो वो तस्वीर बहुत मार्मिक थी, जी। तो उस पे भी लिखा। तो ये जो घटनाएं होती हैं, ये कवि को, रचनाकारों को झकझोरती हैं, लिखने को प्रेरित करती हैं। मतलब जो भावनात्मक लेखन है वो जिंदा है और वो होना चाहिए। धर्म जो है, धर्म की मूल शिक्षाएं क्या हैं और हम उससे क्या सीख रहे हैं इस दौर में, लगता है कि अब चिंता का विषय ये है, हो गया है इस वक्त समाज की। हर धर्म में अच्छाई है, हम्म, हर धर्म से सीखा जा सकता है। हम बिल्कुल। भले किसी एक धर्म के मानने वाले हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं वो बुरे हैं, या वो उनकी शिक्षाएं अलग हैं या गलत हैं। गलत किसी की शिक्षा नहीं है। हमारा क्या है कि ये एक मंजिल है, रास्ते अलग अलग हैं, जाना सबको एक ही जगह है। तो रास्ते अलग अलग लोगों ने चुन लिए हैं, लेकिन हर रास्ते पे बैठे हुए जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमें कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, तो सब अच्छी बातें बताते हैं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी पर जबरन किसी का हक छीनो, कोई धर्म नहीं कहता। कोई धर्म नहीं कहता कि किसी पे जुल्म करो, कोई धर्म नहीं कहता कि किसी का हक मार लो, कोई धर्म नहीं कहता कि किसी की संपत्ति हड़प लो। मतलब हर धर्म अच्छी बात सिखाता है, तो हमें हर जगह से अच्छी बात सीखनी चाहिए। और किसी धर्म पे कोई संकट कभी नहीं आने वाला था, न आने वाला है, न आएगा। हर धर्म अपनी स्पीड से चल रहा है, वो चलेगा। धर्म को जब हम खुद मानते हैं कि ये ईश्वर प्रदत्त है, या अल्लाह का दीन है ये, या ईसा का दीन है, तो जब वो खुद सर्वशक्तिमान द्वारा प्रदत्त है, तो उस संकट में कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? ये हमारी सोच है कि ये संकट में आ गया, वो संकट में आ गया, लेकिन नहीं। जब हम कहते हैं कि ईश्वर के बिना मर्जी के कोई पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर उसका धर्म कैसे हिल जाएगा? हाँ, धर्म कैसे संकट में आ जाएगा जो खुद सर्वशक्तिमान द्वारा बनाया गया है? तो ये जो भी लोग ऐसा कहते हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो कहते हैं कि कोई धर्म, मजहब या दीन संकट में है और इसके लिए चलो लड़ें, हथियार उठा लें इंसानों के खिलाफ। वो सब जो है वो धर्म के वही सबसे पहले दुश्मन है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, और वो सभी धर्म में पैदा हो रहे हैं। हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे हम अफगानिस्तान में भी देख रहे हैं, सीरिया में भी देख रहे हैं, या भारत में भी देख रहे हैं कि धर्म जो है जब इन लोगों के हाथ में आता है तो उसी धर्म के लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा, या हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। भीड़ में को हम किसी का धर्म नहीं पूछते कि आप कौन से धर्म के हो, तो भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। और जिसका धर्म है वो कभी भीड़ में नहीं होता। बहुत बढ़िया। हमको ये चीज को समझनी होगी कि जिसका धर्म है वो भीड़ में नहीं दिखेगा, जो धर्म से है। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, और जो भीड़ में है उसका कोई धर्म नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, और ये हरेक को समझनी होगी देश में कि भीड़ होने से और भेड़ होने से बचना होगा, और थोड़े से जो बौद्धिक ईश्वर ने शक्ति दी है उसका इस्तेमाल करना होगा। और वसुधैव कुटुंबकम है, या सबको साथ मेल जोल की जो भाषा है, जो गाया गया है, हिंदुस्तान कहा गया है, हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा, उस पर उसे कायम रखना है, उस भावना को हमें कायम रखना है। तो अबराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस खूबसूरत चर्चा के लिए। फिर मिलते हैं किसी कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे आने का। पानी आग से बुझ जाए ये सियासत है, भेड़िया शेर को खा जाए ये सियासत है। सीधे को सीधा तो सब समझ लेते हैं यहाँ,
उल्टा सीधे को समझ जाए, ये सियासत है। और अपने दुख पर हम रोएं, इतना तो हक है। अपने दुख पर हम रोएं, इतना तो हक है। हमारे घर वो आंसू बहाएं, ये सियासत है। पानी आग से बुझ जाए, ये सियासत है। अबरार अहमद 17 वर्ष से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। आलोचक, समीक्षक, लेखक होने के साथ साथ वह गज़ल, नज़्म और कविता में भी दखल रखते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और वेबसाइट्स पर उनकी नज़्म, गज़लें और कविताएं पढ़ी जा सकती हैं। आप अबरार को काव्य, पोएट्री क्लिनिक और लल्लन टॉप पर भी पढ़ सकते हैं।